बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। ये है अपना प्यारा सा चैनल इजी लर्निंग इन फिज़िक्स। आज की लेक्चर हम लोग लेक्चर 6 करने जा रहे हैं। हालांकि इनफैक्ट जिन लोगों ने लेक्चर 5 मेरी अटेंड की थी उन लोगों को मैंने बोला था कि लेक्चर 6 जब मैं करूँगा तो लेक्चर 6 में मैं आपको लॉगरिदम के बारे में पढ़ाऊँगा, लेकिन किसी वजह कर मैं लॉगरिदम पर अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। आज की लेक्चर 6 में मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ क्लास 11th की है उसको डिस्कस कर लेता हूँ, और क्लास 11th की वो है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग डिटरमिन करने जा रहे हैं, तो हम लोग फिज़िक्स में जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ऑलमोस्ट 11th और 12th में जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है लगभग की डायमेंशनल फार्मूले को मैं 1 या 2 वीडियो लेक्चर में क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, अगर मैं बात करूँगा तो फिज़िक्स की कई ब्रांचेज होती है। हम लोग अगर नाम लेंगे तो हम लोगों के पास जो फिज़िक्स की ब्रांचेज है वो है मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स है, और देन फिर मॉडर्न फिज़िक्स है ना। मतलब 12th तक में टोटल 5 ब्रांचेज में हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, और फिर हम लोग पढ़ते हैं ये मॉडर्न फिज़िक्स। तो इन अगर मैं बात करूँगा 11th और 12th के हिसाब से, तो जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ना, सभी की डायमेंशन को मेरी कोशिश रहेगी 2 लेक्चर में कवर अप कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ना कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जिसे हम लोग SI भी कहते हैं, तो SI में कितने तरह की बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जिक्र है, क्योंकि एक बार उसे समझ लेने के बाद फिर डायमेंशनल एनालिसिस करना या अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशनल फार्मूले का पता करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक काम मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आइडिया दे देता हूँ, है ना। तो अभी मैकेनिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक काम ये किया जाए कि मैं मैकेनिक्स को डिलीट कर दूँ, है ना। चलिए इसको हटा दिया, और मैं अब लिखने जा रहा हूँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे मैंने SI ही कह दिया, SI। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो SI का पूरा नाम होता है, जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है वो हमारा हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो मैं यहाँ से लिख दूँ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कितनी बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आइडिया दिया गया है वो अब हम लोग समझते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ अब हैंड रिटन नोट्स में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास है बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, तो यहाँ से देखिएगा बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। SI में कितनी बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, इसके यूनिट के बारे में बात होगी। फिर यहाँ पर मैंने डायमेंशन लिख दिया, ठीक है ना। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँगा SI में, तो पहली जो क्वांटिटी है हमारी, फर्स्ट क्वांटिटी है लेंथ। तो आप सभी लोग जानते हैं लेंथ की यूनिट मीटर m, और लेंथ के डायमेंशन को दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर L का यूज़ किया जाता है। दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी हमारी हो गई मास। मास की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम। सिंबल हम सभी लोग जानते हैं kg। मास की डायमेंशन को दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेटेड कैपिटल लेटर M का यूज़ किया जाएगा। तीसरी फिज़िकल क्वांटिटी हो गई टाइम, इसकी यूनिट हो जाती है सेकंड।
और इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर T का यूज़ किया जाता है। फिर फोर्थ में हमारे पास जो है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की SI यूनिट होती है केल्विन, जिसे हम लोग कैपिटल K कहते हैं। और टेम्परेचर की डायमेंशन को दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर K का यूज़ होता है ना। इसके बाद फिर अगर हम लोग लिखते हैं फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ में हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, और इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर U का यूज़ करेंगे, A का यूज़ करेंगे। 6 में आइएगा तो 6 में हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, सुना होगा नाम आप लोगों ने। इसकी जो SI यूनिट होती है ये मोल होती है। सिंबल में आप सिर्फ MOL लिखिए और डायमेंशन के लिए MOL ही हम लोग लिख देते हैं। और जो सेवेंथ है हमारा, सेवेंथ में ये हमारे पास होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट जो होती है वो होती है कैंडेला, जिसे CD से दिखाते हैं। इसकी डायमेंशनल फार्मूला के लिए तो CD यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी डायमेंशन ML और T के टर्म में भी हम लोग दिखाएंगे, जिसके बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। तो देखिए, जो लाइट एनर्जी होती है ना, तो लाइट एनर्जी की मेज़रमेंट के लिए हम लोग एक फैक्टर अडॉप्ट करते हैं, यहाँ पर एक क्वांटिटी अडॉप्ट करते हैं जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। इसके बारे में आपको 12th क्लास में एक चैप्टर दिया हुआ रहता है। 12th क्लास के उस चैप्टर का नाम है फोटोमेट्री। उस चैप्टर का नाम है फोटोमेट्री, और इस चैप्टर में आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में डिस्कशन हो जाता है। अगर आपके पास HC वर्मा की बुक होगी तो HC वर्मा की बुक में वॉल्यूम 1 में भी लास्ट चैप्टर आपका फोटोमेट्री होगा लाइट में। आप देखना, आपको वहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी। बाकी ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, इसकी डायमेंशनल फार्मूले को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग, वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो ये हमारा जो है ना अभी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को दिखाया गया है। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो ये हमारे पास बेसिक है। बेसिक के बाद SI में हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी है। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, और ये मैंने इसकी यूनिट लिख दी, और यहाँ से ये इसकी डायमेंशन हमने लिख दी, यूनिट एंड डायमेंशन लिख दिया मैंने। ओके, अब देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के लिए अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री में हम लोगों को 2 क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। पहली क्वांटिटी है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की जो SI यूनिट होती है वो होती है रेडियन, इसे RD से दिखाइए, और ये डायमेंशन लेस है। देखिए, ये जितनी क्वांटिटी जो है ना वो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस को हम लोग D/L लिखेंगे आगे चलकर। दूसरा हमारे पास जो एंगल है ना वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की जो SI यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन SR, और सॉलिड एंगल भी हमारा डायमेंशन लेस हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैंने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की क्लासिफिकेशन कर दी है। जो SI है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें 7 बेसिक क्वांटिटी है और उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इन दोनों के बारे में और 7 बेसिक के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन पर अप्रोच ले सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा
कि हम लोगों की फ़िज़िक्स जो है ना वो कई ब्रांचेस में है। जैसे 11th और 12th को अगर मिलाकर देखा जाएगा तो हम लोग 5 पार्ट में फ़िज़िक्स पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स की अगर ब्रांचेस के हिसाब से बात करेंगे, मान लीजिए कि हम लोगों ने ब्रांचेस के हिसाब से बात किया, तो पहला हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सेकंड पार्ट फिज़िक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, ये हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। अगर बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। और फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं तो फिफ्थ पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिज़िक्स, ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो जाता है ना। तो अब यहाँ से बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि हर पोर्शन में जितनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, मैक्सिमम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूले को हम लोग समझ जाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच बिलोंग्स टू मैकेनिक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से, है ना। मैकेनिक्स में जो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आती है, चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया से। एरिया सबसे बेसिक। तो अगर मैं बात करूँगा एरिया की, तो आप खुद बताना, मुझे एरिया लिखना होगा, है ना। तो चलिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाए। तो मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, तो इसमें दो पार्ट हैं हमारे पास, है ना। ये आपके लेंथ हो गए और ये हमारे ब्रेथ हो गया। सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने एरिया लिखा तो एरिया इज इक्वल टू, आप क्या जानते हो, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, है ना। तो अगर मुझे एरिया की डायमेंशन लिखनी है तो बताइए, तो लेंथ, ऊपर में आपने देखा था ना, लेंथ का डायमेंशन मैंने आपको लिख कर दिया था। लेंथ का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर एल होता है, तो मैंने लिख दिया। और ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ भी तो है तो एक तरह की लंबाई ही, ये भी एक लंबाई की ही बात हो रही है। तो जब लंबाई की बात हो रही है तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो बताइए, तो एरिया की डायमेंशनल फार्मूला, एल को एल से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये ठीक वही ना हो गया हमारे पास, जिस तरह से हम लोग जानते थे एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वही चीज़ है हमारे पास। ओके, चलिए एरिया के बाद फिर वापस बढ़ते हैं, वापस हम लोग आते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम लिख दिया। अब अगर हम लोगों को वॉल्यूम की डायमेंशनल फार्मूले की बात करनी है, तो देखिए वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे एक क्यूबाइड बनानी है, तो चलिए मैं एक क्यूबाइड यहाँ से बना लेता हूँ। ओके, तो फिर फर्दर मेरे को एक क्यूबाइड बनाना है, मैंने ये क्यूबाइड बना लिया। देखिएगा ज़रा, ये मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, ये मिला दिया, ये एक क्यूबाइड मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ओके, ये तो गड़बड़ हो गया, एक सेकंड। तो अगर मुझे इसे हटाना है तो मैंने डिलीट मार दिया, और इसको हटाना है मैंने यहाँ से ये डिलीट मार दिया। चलिए अब देख लीजिए, हटाइए, यहाँ से मैंने ये क्यूबाइड बना लिया। आपको पता है ये वाली जो पार्ट है हमारी, एक पार्ट लेंथ कहलाएगी। तो मैंने यहाँ से लेंथ को इंडिकेट करने के लिए, सपोज़ यहाँ से अगर लेंथ इंडिकेट करना है तो दिस वन इज़ फॉर लेंथ, ये हमारा ब्रेथ के लिए हो गया, ये हमारा हाइट के लिए हो गया, है ना। 3 पैरामीटर यहाँ पर होता है। तो अगर मैं इन पैरामीटर के बेस पर बात करूँगा, तो आपको पता है वॉल्यूम अगर मैं लिखूँगा तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इनटू, सभी लोग समझिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट, ये लिखा जाएगा। अब अगर वॉल्यूम की डायमेंशन लिखनी है तो बताइए, तो जस्ट लाइक एरिया ही आप दे सकते हो ना, लेंथ
लेंथ की डायमेंशन एल, ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही है ना, और हाइट भी तो एक तरह की लेंथ ही है। तो जब यहाँ से हम लोगों को वॉल्यूम की डायमेंशन देनी होगी तो इसी वॉल्यूम की डायमेंशन आप क्या लिखिएगा, एल पर पावर 3, ये हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व फाइनल करने के बाद। उसके बाद फिर आइए वॉल्यूम से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और वॉल्यूम से आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट मास डेंसिटी पर। यहाँ से समझिएगा मास डेंसिटी, ये मास डेंसिटी क्या है। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग जनरली नॉर्मली डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये उसी की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है ना। तो अब बताइए डेंसिटी अगर लिखना होगा, डेंसिटी की डायमेंशन लिखनी होगी तो मास की डायमेंशन क्या होती है, एम, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, अभी निकाली ना, एल क्यूब। अब देखिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था 1/a पर पावर m, तो 1/a पर पावर m को a पर पावर -m लिखते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो l पर पावर 3 डिनोमिनेटर में है, तो ये l पर पावर -3 लिखाएगा ना। बस इसी चीज़ को आगे हम लोगों को सेट कर देना है ना। चलिए आगे हम लोग सेट करते हैं। तो अब बताइए, तो डेंसिटी, अगर मुझे डेंसिटी लिखना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास के लिए तो m है और वॉल्यूम के लिए l पर पावर -3 है। तो फाइनली डेंसिटी हमारा क्या सामने आता है, तो डेंसिटी को एक ही ब्रैकेट में अब आप लिख सकते हैं, दोनों रिजल्ट को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, ml⁻⁻3, ये हम लोगों को मिल गए। डेंसिटी के बाद अगर हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी है ना। रिलेटिव डेंसिटी को एक और नाम से जानते हैं, उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं, ओके। लेकिन दोनों की डेफिनेशन में फ़र्क है। रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन कुछ और है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन कुछ और है। दोनों के लिए फाइनल रिजल्ट सेम आ जाता है। अब ये कैसे अलग अलग है, इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी जब आपकी फ़िज़िक्स होती चली जाएगी ना, तो आपको खुद क्लासरूम में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। खैर देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन लिखकर। तो अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी RD की बात करूँगा ना, तो सभी लोगों को पता होगा इसकी डेफिनेशन, ये होता है डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही ना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही चाहिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू के टर्म में डिफाइन की गई है। अब ज़रा बताइए, तो रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन, ऊपर भी डेंसिटी है, तो जब डेंसिटी है तो क्या लिखेगा, डेंसिटी की डायमेंशन ml-3, नीचे भी डेंसिटी है ml-3। देखिए इसको कैंसिल करके 1 नहीं लिखना है, 1 नहीं लिखा जाता है, बल्कि जब ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा ना तो रिज़ल्ट में कुछ बचा ही नहीं। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस हो गया DL। तो रिलेटिव डेंसिटी किस तरह की क्वांटिटी हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमारी हो जाएगी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी के बाद अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस पर। डिस्टेंस क्या है, ओके, डिस्टेंस ले लीजिए और उसके बाद फिर मैं बात कर लूँ डिस्प्लेसमेंट। दोनों टर्म साथ साथ डिफाइन कर लेते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल A से B पर उसको जाना है, और A से B पर जाने के लिए ये इसके पास एक रास्ता हो गया, ठीक है। ये जो रास्ता है ये है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ, ओके। और एक रास्ता मैंने A से B तक जाने का ये वाला बना लिया है, ये आपका डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ है, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है।
तो डेफिनेशन ये कहता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ दो डेस्टिनेशन के बीच में, ये शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं एक्चुअल पाथ की बात करूँगा ना, एक्चुअल पाथ, तो ये एक्चुअल पाथ हमारा कहलाता है डिस्टेंस। जानते होंगे आप सभी लोग। अब देखिए, चाहे आप डिस्टेंस की बात कीजिए या चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिए, हम लोग लेंथ की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में या नहीं तो डिस्प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए बताइए, तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगी, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल हमारा हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद बात कर लेते हैं स्पीड पर और वेलोसिटी पर। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है हमारा। तो चलिए स्पीड एंड वेलोसिटी की बात की जाए। ये स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोगों को पता है, क्या मालूम है, अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड जो निकाला जाता है वो डिस्टेंस की मदद से निकाला जाता है। ये डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, जानते होंगे आप लोग। तो जब मेरे को स्पीड की डायमेंशन लिखनी है तो बताइए, डिस्टेंस की डायमेंशन एल, टाइम की डायमेंशन टी, है ना। आपको मैथ से पता है ना, 1/a इज इक्वल टू a पर पावर -1 होता है। तो अगर ये 1/t है तो t टू दी पावर -1 लिखिएगा ना। चलिए सेट कर दीजिए। जैसे ही आप सेट कीजिएगा, स्पीड इज इक्वल टू ये l आ गए और ये t पर पावर -1 आ गया। बता दीजिए स्पीड की डायमेंशन। वेरी गुड, अब तो हम लोग समझने लगे। LT-1 हो गया। स्पीड के बाद फिर दूसरा जो हम लोगों के पास क्वांटिटी है यहाँ पर, वो दूसरी क्वांटिटी है वेलोसिटी, है ना। तो जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये फॉर्मूला मिल गया। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी की डायमेंशन की बात कीजिएगा तो बताइए, सेम प्रोसेस है ना जो स्पीड में यूज़ हुआ है। तो यहाँ से इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी, ये डायमेंशन कितनी आ जाएगी, LT-1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेलोसिटी के बाद फिर वापस लीनियर मोमेंटम या एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए एक्सीलरेशन, ओके। एक्सीलरेशन क्या है, तो आपको पता है, बात अगर एक्सीलरेशन की जाएगी तो ये हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये हमारा एक्सीलरेशन होता है ना। तो जब बात एक्सीलरेशन की हम लोग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, न्यूमरेटर का टर्म क्या है, वेलोसिटी है ना। वी जस्ट हैव सीन डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का LT-1 और टाइम का t आ गया। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ज़रा बताइए, आप तो मैथमेटिक्स से जानते हैं a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n, ये कितने होते हैं, a टू दी पावर m-n। अब यहाँ से आइए, t टू दी पावर -1 बाई t है, t के ऊपर पावर क्या छिपा हुआ, 1। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो -1 लिख कर ये t टू दी पावर -2 हो जाएगा ना। तो चलिए सॉल्व हो गया। तो जब मेरे को एक्सीलरेशन की डायमेंशन लिखनी है तो ये l हो गए, और टाइम को जब सॉल्व किया तो t टू दी पावर -2। तो इस तरह से एक्सीलरेशन की डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गई, LT-2 आ गया। डेट्स इट, ये सॉल्व हो गए। एक्सीलरेशन के बाद फिर हम लोग आते हैं तो लीनियर मोमेंटम पर आइए। लीनियर मोमेंटम, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम, ओके। तो यहाँ से देखिएगा
लीनियर मोमेंटम को आपने देखा था P से दिखाया होगा, और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू क्या लिखा था, वेलोसिटी। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में ही पढ़ रखी हैं। अगर हमें लीनियर मोमेंटम P की डायमेंशन निकालनी है तो मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। तो इस तरह से लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, MLT-1। ये मिल गया हमें लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। लीनियर मोमेंटम के बाद बात करते हैं फोर्स की। तो यहाँ से आइए फोर्स, है ना। तो जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो आपने पढ़ा 9th क्लास में, फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, मास इनटू एक्सीलरेशन पढ़ा था, m इंटू ए। तो जब आपको फोर्स की डायमेंशन पता करनी है तो m और एक्सीलरेशन यहाँ देखिए LT-2 आपने यहाँ लाया है, तो आप लिख दीजिए एक्सीलरेशन के लिए LT-2। तो बता दीजिए तो फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गई, MLT-2। इतने आगे डायमेंशनल फार्मूला फोर्स के। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक क्वांटिटी है इम्पल्स। ये भी आपका 9th में पढ़ा हुआ है ना, इम्पल्स। तो जब मेरे को इम्पल्स लिखना होगा तो इम्पल्स इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखते हैं, ये होता है फोर्स इनटू टाइम। ये बेसिक डेफिनेशन है, डिटेल तो आप चैप्टर में पढ़ोगे। जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ोगे ना तो इम्पल्स को वहाँ पर डिटेल में समझना। अभी सिर्फ डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत है, फॉर्मूले से पकड़ते हैं। अब बताओ तो मुझे, अगर इम्पल्स की डायमेंशन की बात करनी होगी तो इम्पल्स फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, MLT-2, और टाइम की डायमेंशन क्या है, t। आपने पढ़ा होगा मैथ में a⁴m इंटू a⁴n, a⁴m+n। यहाँ पर देखिए टाइम में इक्वेशन है t⁻⁻2 इंटू टी, यही दिया गया ना, इसके ऊपर पावर 1 छिपा हुआ है। तो t⁻⁻2+1, -2+1 को सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम को सॉल्व करने पर आया। तो ये वाली टाइम इस टाइम के साथ सॉल्व हो जाएगी तो t⁻⁻1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर मैं इम्पल्स का डायमेंशन लिखूँगा तो बता दीजिए तो इम्पल्स का डायमेंशन कितना आ जाएगा, MLT⁻⁻1, इतना ही ना आएगा। अब आप देखिए तो MLT⁻⁻1 लीनियर मोमेंटम का भी डायमेंशन है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो इम्पल्स की डायमेंशन है, अगर मैं डायमेंशन के नज़रिए से बात करूँगा तो डायमेंशन के नज़रिए से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगी, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम is same as that of impulse। जो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है और जो इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला है, दोनों फार्मूला हमारा क्या है, सेम है। ओके। इम्पल्स के बाद फिर देखिए, फिर हम लोग आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। ये एक डायमेंशनल फार्मूला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है। थोड़ा स्पेलिंग में सही से लिख दूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को पता करनी है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है क्या, उस पर बात कर ली जाए, है ना। तो जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक सरफेस है और ये सरफेस है आपका एक रफ सरफेस, ठीक है। ये रफ सरफेस है, चलिए भाई मान लिया ये रफ सरफेस हो गया। अब इस पर किसी ऑब्जेक्ट को आप रखिए, मान लिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, ओके। और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई कराया जा रहा है। सपोज़ यहाँ से ये हमने फोर्स अप्लाई कराया, ठीक है। तो बताओ तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ये पीछे के डायरेक्शन में
लग रहा होगा, तो ये मैंने फ्रिक्शन फोर्स दे दिया, फ्रिक्शन। ओके, इस फोर्स को मैंने F से दिखा दिया। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूँगा ना, तो यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा होगा जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है, तो अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। लॉ ऑफ फ्रिक्शन के नज़रिए से ये फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है, तो आपको तो 9th में सिखाया ही गया था, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट म्यू आता है, तो इसी म्यू को हम लोग कहते हैं ना, ये म्यू पढ़ा जाएगा, और यही म्यू क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है, म्यू। तो अब बताइए, अगर मुझे म्यू के लिए लिखना होगा तो म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एफ लिखिएगा। तो अब बताइए म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ बाई एन। ये हमारा म्यू का फॉर्मूला आ गया। अगर आप ऊपर में देखिएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जो एफ है ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और नीचे में जो एन है ना डिनोमिनेटर में, ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। दोनों फोर्स, न्यूमरेटर भी फोर्स है, डिनोमिनेटर भी फोर्स है। तो आप खुद बताइए, तो दोनों जब फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2, और यहाँ से फर्दर इसकी डायमेंशन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, mLT-2, और ऐसे कंडीशन में ये मिलकर क्या बनाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाएगा। तो पता ये चल गया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ये हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड बात कर ली। अब चलिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं तेज़ी में। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो काइंडली दूसरी बार भी आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, देखकर समझ लीजिएगा। मेरी कोशिश है कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी है हमारी जो यूज़ में होती है, उन सारी टर्मिनोलॉजी को डील कर लिया जाए, ताकि डायमेंशन में कोई परेशानी ना हो हमें। वर्क, चलिए वर्क की डायमेंशन देखते हैं। ये हमारा पढ़ा हुआ है। अगर मैं वर्क की बात करूँगा तो वर्क आपने पढ़ा था क्लास 9th में ही, और आपने पढ़ लिया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मैं लिख देता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब मेरे को डायमेंशन के नज़रिए से देखना है तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, mLT-2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L हो गई। तो बताइए, तो वर्क की डायमेंशन क्या आ जाएगी, mL²T-2, ये वर्क का डायमेंशन आ गया हमारा। चलिए वर्क के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर आते हैं आप एनर्जी की तरफ। मैं आपको लेकर चलूँ एनर्जी, है ना। तो जब एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी कैसे डिफाइन किया गया था, इट इज़ दी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यही ना एनर्जी की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी 9th क्लास में, इट इज़ दी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट मीन्स अगर एनर्जी को मैं को रिलेट करूँगा तो एनर्जी को को रिलेट आप किससे कर सकते हैं, वर्क से। तो अब बताइए, तो वर्क की डायमेंशन क्या है, mL²T-2 है, T⁻⁻²। तो एनर्जी की डायमेंशन भी क्या आ जाएगी, mL²T⁻⁻² आ जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पावर। तो पावर लिखिए। पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डेफिनेशन जो पावर की होती है तो आपने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू क्लास 9th में ये था आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये डेफिनेशन 9th क्लास में पावर की पढ़ी थी हम लोगों ने। तो बताइए, पावर, वर्क डन की डायमेंशन लिखनी है तो वर्क की डायमेंशन क्या है, mL²T-2 है, और टाइम की डायमेंशन क्या हो गई, 1। अब ज़रा देखिए वापस फिर से, आप जानते हैं ना
ए पर पावर m बाई ए पर पावर n इज इक्वल टू ए पर पावर m माइनस n होता है। यहाँ टाइम के लिए देखिएगा तो t पर पावर -2 बाई टी है ना, तो ये t पर पावर -2 -1 लिखिएगा तो t पर पावर क्या आएगा -3 आ जाएगा। तो जब आप पावर की डायमेंशन लिखिएगा तो बताइए तो पावर की डायमेंशन क्या लिखिएगा, ml² t पर पावर -3, ये हमारा पावर का डायमेंशन आ जाएगा। ओके, पावर के बाद फिर हम लोग आते हैं एफिशिएंसी पर। ये हम लोग वापस आते हैं एफिशिएंसी को इस तरह से एन जैसे शेप से दिखाया जाता है। इस शेप को एटा पढ़ते हैं, है ना, एटा एन जैसा शेप होता है। ये एटा है क्या, तो अगर मैं बात एटा की करूँगा तो एफिशिएंसी एटा इज इक्वल टू, नॉर्मली ये डिफाइन होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय किससे, इनपुट पावर, ये हमारा एफिशिएंसी के लिए डिफाइन होगा। अब बताइए एटा पावर की डायमेंशन क्या है, ml² t पर पावर -3, आउटपुट भी यही हो गया। और इनपुट की भी बात कीजिएगा तो ml² t पर पावर -3, ये तो सेम आ गए ना, तो सेम आ गया तो कौन सी क्वांटिटी आ गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गया कि नहीं आ गया, एग्जैक्टली ये हमारा डायमेंशन लेस आ गया। तो देखिए हम लोगों ने बहुत सारी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीख लिया, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि डायमेंशन किसे कहा जाता है। तो चलिए अब सीखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायमेंशन, ठीक है, मैंने ये लिखा डायमेंशन। चलिए इसे डिफाइन करते हैं हम लोग, डायमेंशन क्या है। तो मैं लिखता हूँ डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स टू विच the fundamental units of mass, length and time have to be raised to obtain इट्स यूनिट। ये मैंने डायमेंशन का डेफिनेशन लिख दिया। नेक्स्ट डेफिनेशन एक और मैं लिखने जा रहा हूँ और वो डेफिनेशन है डायमेंशनल फार्मूला का। डायमेंशनल फार्मूला देखिए दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, डायमेंशनल फार्मूला है ना, तो ये क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएंगे, it is the expression of a physical quantity in terms of fundamental units of mass, length and time along with dimensional power। देखिए ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने वर्क की बात की, ठीक है, तो वर्क की बात की तो वर्क के लिए हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन लाया ml² t - 2। तो ये जो डायमेंशन होता है ना, आप देखिएगा डायमेंशन क्या है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स, मतलब ये पावर का नाम है। किस टाइप का पावर है, तो फंडामेंटल यूनिट जो हमारा है मास, लेंथ और टाइम, उस फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर लगाया जाता है उसी पावर को डायमेंशन कहते हैं। तो आप देखिए, तो अगर यहाँ पर वर्क की आप बात कीजिएगा तो वर्क को आप क्या लिख सकते हैं,
तो वर्क को लिख सकते हैं ना, वर्क possesses one dimension in mass, one dimension in mass। आप ज़रा देखिए तो मास के ऊपर कितना पावर था, 1 पावर था ना, इसीलिए वर्क को जब डिफाइन किया जाएगा तो वर्क को डिफाइन करने में मास पर 1 डायमेंशन होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन इन लेंथ में 2 डायमेंशन है। जबकि अगर बात करेंगे टाइम की तो टाइम में -2 है, -2 डायमेंशन इन टाइम में -2 डायमेंशन है। तो जब सिर्फ आप पावर के नज़रिए से बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने वर्क लिखा और वर्क इज इक्वल टू लिख दिया ml² t-2, ये मैंने वर्क लिख दिया। और फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से कि भाई मैं पावर के नज़रिए से, जैसे यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर -2 है और यहाँ पर पावर 1 हिडन था ना, तो 1 हो गया। तो इस पावर को ही हम लोग डायमेंशन कह रहे हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा होगा वर्क का एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, ml² t-2, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका डायमेंशनल फार्मूला है। मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क हो जाएगा ml² t-2। जबकि डायमेंशन का जो सेंस निकलता है तो मास में, लेंथ में और टाइम में जो पावर है, उस पावर को ही हम लोग यहाँ पर किस नाम से जान रहे हैं, डायमेंशन के नाम से जान रहे हैं। ये हमारे पास आता है। नेक्स्ट आइए, वर्क के बाद अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए कि कोई और क्वांटिटी अगर हम लोगों ने ले ली, सपोज हम लोग क्या ले लेते हैं, लीनियर मोमेंटम ले लें, चलिए, या लीनियर मोमेंटम ही ले लेते हैं ना। मान लीजिए लीनियर मोमेंटम, चलिए भाई, ये मान लिया, इसको हम लोग P से दिखाते हैं। और आपको पता है P की डायमेंशन आप पीछे देख सकते हैं पढ़ाया हुआ, ml-2 ये हो जाएगा। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से आप देख लीजिए, लीनियर मोमेंटम है ना ml-1। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँगा लीनियर मोमेंटम के लिए, इसको आप हटाइए और यहाँ पर t-1 है, तो बताइए तो क्या आ जाएगा। लीनियर मोमेंटम को डिफाइन कीजिएगा तो लीनियर मोमेंटम में मास पर कितना डायमेंशन है, तो मास पर अगर आप बात कीजिएगा तो 1 डायमेंशन है ना, 1 डायमेंशन है। लेंथ पर अगर बात करते हैं तो लेंथ पर कितने डायमेंशन है, लेंथ पर भी तो हमारे 1 ही डायमेंशन है। पावर को ही हम लोग यहाँ पर डायमेंशन कह रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं टाइम की बात करूँगा तो टाइम पर कितने डायमेंशन है, तो टाइम पर डायमेंशन हो गए -1 डायमेंशन इन टाइम। ये लीनियर मोमेंटम की कहानी हो गई। और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो अगर मेरे को डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू ml-t-1। ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूले में समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, एफिशिएंसी तक तो हम लोगों ने डील कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है हमारे पास, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है एंगल। देखिए, अब एंगल के टर्म में आते हैं। एंगल कह लीजिए या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, है ना, ये मैंने कह डाला। एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे थीटा से दिखाते हैं। थीटा हमारे लिए कोई नया नहीं है, हम लोग पहले से जान रहे हैं। ओके, तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से एक सर्कुलर पाथ बना लेता हूँ इस तरह से, तो इस सर्कुलर पाथ के लिए अगर मैं बात करूँगा तो ये हमारा क्या हो गया, ये पार्टिकल हो गए, है ना। मान लीजिए पार्टिकल ए से कहाँ पहुँच रहा है, तो ए से इसको बी तक लाइए, ये रेडियस है। और फिर आप बी से ज्वाइन कराइए, तो मान लीजिए अगर बी से हमने यहाँ ज्वाइन कराया तो सेंटर पर ये एंगल बना रही है थीटा,
यही एंगल आपकी क्या कहलाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ये बताइए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसे मैं येलो से कर रहा हूँ, ये आपका सर्कल का आर्क कहलाता है ना। तो आर्क की लेंथ को क्या मान लिया, एल मान लिया। आपको ये चीज़ मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा प्लेन एंगल में, यहाँ पर सिर्फ आप समझ लीजिए। क्या आपको समझना है कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है ना, इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल बाई आर। कितना फॉर्मूला होता है, एल बाई आर। अब एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो ये एल बाई आर से एंगल रेडियन में मिलता है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि अगर एल की वैल्यू हमारी 2 मीटर है, आर की वैल्यू हमारी 1 मीटर है, तो एंगल थीटा की अगर आप बात कीजिएगा तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से जब भी आप डील कीजिएगा तो ये 2/1 लिखिएगा। तो ये 2 डिग्री नहीं लिख देना, 2 डिग्री आपका गलत हो जाएगा। आपका एंगल कितना आएगा, ये 2 रेडियन का एंगल हो जाएगा। बात आई समझ में, यही है हमारा। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर आ गए। अब रेडियन और डिग्री में क्या कनेक्शन है, तो रेडियन और डिग्री में कनेक्शन ये है कि आप यहाँ पर लिखते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये कनेक्शन होता है रेडियन और डिग्री में, है ना। अब ज़रा देखिए, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है, तो थीटा की डायमेंशन निकालिएगा। तो ये लेंथ है ना, एल की बात करोगे तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। और रेडियस भी क्या है, तो रेडियस भी तो एक तरह की लेंथ ही है। तो लेंथ और लेंथ से अगर आप चलोगे तो ये तो डायमेंशन लेस ना हो गया, ये हमारा डायमेंशन लेस हो गया। अब फिज़िक्स में अगर डायमेंशन लेस दिखाना है ना, तो डायमेंशन लेस को आप m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 0 के फॉर्म में दिखा सकते हैं डायमेंशन लेस को। तो आप डायमेंशन लेस बोलिए, आप क्या बोलिए, डायमेंशन लेस बोलिए, या फिर m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0 बोलिए। बात हमारी बिल्कुल ही क्या है, दोनों करेक्ट है। डायमेंशन बोलिए या ये बोलिए, करेक्ट है हमारा। ओके, अब ज़रा ध्यान देना, थीटा तो हम लोगों को मिल गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर। नेक्स्ट हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को W से दिखाएंगे और ये यहाँ पर ओमेगा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ओमेगा। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सर्कुलर मोशन देख रहे हैं ना। चलिए फिर से एक सर्कल बना देते हैं, क्या दिक्कत है, समझाने के लिए तो बनाया ही जा सकता है ना। तो यहाँ से एक सर्कल आप बना लीजिए कुछ इस तरह से, राउंड ले लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, ये मैंने दिखा दिया सेंटर से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये दिखाया कि एंगल थीटा बनी है, पार्टिकल ए से बी तक गई है, ये सेंटर ओ हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। और मान लीजिए इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लग गया, टाइम टेकन, उसको आप टी मान लीजिए। ओके, तो जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात होती है ना, तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये होता है। अब ज़रा बताओ, ओमेगा को अगर डायमेंशन के हिसाब से देखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, आपने अभी जस्ट निकाला। तो डायमेंशन लेस है, तो यहाँ आप लिखिए डायमेंशन लेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम का डायमेंशन क्या हो गया, टी। ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में अगर टी है डिनोमिनेटर में, तो टी को अगर ऊपर ले जाइएगा तो ये टी पर पावर क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस तरह से ओमेगा को आप टी पर पावर -1 भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख दीजिए m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर -1, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा इसके यूनिट की मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, तो ये देख लो इसकी यूनिट क्या होती है,
ये बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से ये रेडियन हो जाएगा और टाइम का सेकंड हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या लिखिएगा, रेडियन पर सेकंड। इसी रेडियन पर सेकंड को तो हम रेडियन और सेकंड पर पावर -1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। चलिए एंगुलर वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तेज़ी से एंगुलर एक्सीलरेशन की तरफ। एंगुलर एक्सीलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन को दिखाना है, इसे हम लोग इस साइन से दिखाते हैं, ये अल्फ़ा पढ़ा जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा लिखता हूँ तो ये बताओ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। तो यहाँ पर जो एंगुलर एक्सीलरेशन है ये आपका आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ऐसा आप लिख सकते हैं डायमेंशन निकालने में। डिटेल विल बी डिस्कस्ड इन रोटेशनल डायनेमिक्स और सर्कुलर मोशन चैप्टर। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँगा तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आया, तो अभी आपने निकाला ना, t पर पावर -1 और टाइम का डायमेंशन क्या है, t। तो अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँगा तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, t⁻², और इसे ही आप ऐसा भी लिख सकते हो m0 l0 t पर पावर -2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही चीज़ें हमारा। अब ज़रा ध्यान दो, अल्फ़ा की यूनिट क्या आ जाएगी, अगर मैं यूनिट के हिसाब से बात करूँगा तो ये बताओ, ये वेलोसिटी है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जब मैं यहाँ से यूनिट पर ध्यान दिलाता हूँ तो यूनिट इज़ इक्वल टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एंगुलर एक्सीलरेशन की बात हो गई। तो हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन भी देख लिए, एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोगों ने समझ लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों ने समझ लिया, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको समझ लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों को पता था लीनियर मोशन में आपने इनर्शिया के बारे में जाना था। इनर्शिया के बारे में आपने यही न सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि ऑब्जेक्ट पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये इनर्शिया की डेफिनेशन थी। तो देखो लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है, और इसी चीज़ को अगर हम लोग रोटेशनल मोशन पर अप्लाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये एक्सिस बना दिया, ये हमारा कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या, तो जैसे मान लीजिए कि सपोज़ कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल है, ये अभी रेस्ट में, तो ये पार्टिकल रेस्ट में है, तो ये अपने आप थोड़े ही एक्सिस के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगी, नहीं होता। और अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में चारों तरफ घूम रही है तो वो घूमती ही रहेगी यूनिफॉर्म मैनर में, वो रुकेगी नहीं जब तक कि इस पर किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना लगाया जाएगा, है ना। तो वैसी इनर्शिया जो आपका रोटेशनल मोशन में पढ़ने को मिलता है उसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब ये मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्टेंस r हो गया और ये मास हो गया, ओके। तो जब हम लोग बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की करेंगे तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और कौन सा डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना जिसे हमने r से दिखाया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास m का डिस्टेंस, हम लोग इसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अब बताइए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो मास हमारा क्या हो गया m, और डिस्टेंस के लिए आप क्या लिखिएगा l स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ml स्क्वायर हो जाएगी। और अगर इसके यूनिट की बात कर लेंगे तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यहाँ से ध्यान दे दीजिए, इसकी यूनिट मास की यूनिट किलोग्राम होती है
डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर होती है, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर में आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। बहुत पेशेंटली हम लोगों को क्लास करनी पड़ेगी इसकी, लंबी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसमें, तो एक लेक्चर में तो होगा नहीं, 2 से 3 लेक्चर लग ही जाएगा इसको कराने में, है ना। नेक्स्ट आते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो है वो है एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम को एल से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉइंट ओ है और इस पॉइंट ओ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया है परपेंडिकुलर मैनर में, तो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया है परपेंडिकुलर मैनर में, और वापस अगर हम लोग मानते हैं तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रही है, इस पार्टिकल के पास मास m है और वेलोसिटी कितनी है v, ओके। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से मिलाता हूँ इस पोजीशन को, तो ये हमारा r बन गया है ना। इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो इस डायरेक्शन में जो हमारे पास डिफाइन होगा, इस डायरेक्शन में यहाँ से, तो ये आपका लीनियर मोमेंटम डिफाइन हो जाएगा p, और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है। अब देखिए ये लीनियर मोमेंटम जिस लाइन के अलोंग है, आपको दिख रहा होगा ये एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग आर परपेंडिकुलर से दिखाते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये साइन यूज़ कर रहा हूँ तो ये हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पूरा नाम हो गया। और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर दिख रहा था ना, तो लीनियर मोमेंटम इसी लाइन के अलोंग ना काम कर रही है, इसीलिए इस लाइन को जो है ना फिज़िक्स में हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमारा क्या कहलाता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो घबराने की बात नहीं है, तुम सभी लोग अभी बस स्टार्टिंग किया है ना आप लोगों ने अभी 11th क्लास की फ़िज़िक्स। ये सारी टॉपिक जो मैं बहुत ही शॉर्टकट मैनर में पढ़ा रहा हूँ अभी डायमेंशन में, ये सारा डिटेल में पढ़ना होगा आपको। वापस कहाँ पढ़ना होगा? रोटेशनल मोशन चैप्टर में। तो वहाँ पर इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल और थ्योरी को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो और अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आएगा। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला बनता है उस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को मैंने किससे दिखाया? मान लीजिए ये एंगुलर मोमेंटम है ना। ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमने लिख दिया। और ये वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आर परपेंडिकुलर से हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया। अब बताओ, डायमेंशन निकालना तो आसान है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ठीक है भाई बता दीजिए एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? mlt पर पावर -1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का l हो गया है ना। तो इस तरह से अगर एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशनल फार्मूला कोई बोल दे तो ये ml² t⁻⁻1 नहीं आ जाएगा। वेरी गुड। और अगर एंगुलर मोमेंटम की कोई यूनिट ही बोल दे कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो बताइए तो यूनिट क्या होगा? लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या पढ़ा आपने? 9th क्लास में पढ़ा था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और फिर ये डिस्टेंस ही है ना, तो मीटर हो गया। तो यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा, है ना।
तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम के बाद चलिए अब हम लोग वापस आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये होता है हमारा टॉर्क। देखो टॉर्क को इस सिंबल से दिखाते हैं। ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। तो जिस तरह से एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो अगर मैं टॉर्क की बात करूँगा तो यहाँ से डायरेक्ट अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, वो फार्मूला आप समझ सकते हैं। टॉर्क की अगर बात कर ली तो टॉर्क हमारा हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस ऐसा। अब इसको समझना है तो इसको कुछ इस नज़रिए से समझिए कि जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि नॉर्मल मैनर में पास कर रहा है। यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल की एक्सीलरेशन a ले लीजिए, इस पार्टिकल की मास m और एक्सीलरेशन a ले लिया हम लोगों ने, है ना। और ऐसे कंडीशन में फिर क्या कर दिया हमने, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो अब अगर मैं बात करूँगा तो ये जो लाइन है हमारी, जिस लाइन के अलॉन्ग ये लाई कर रहा है, तो आपको पता है कि अगर मैं इस वाले वेक्टर की बात करता हूँ तो ये वाला वेक्टर तो फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। आप देख रहे होंगे कि मास भी है और एक्सीलरेशन भी है। तो जब मास और एक्सीलरेशन दोनों है तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब अगर यहाँ से बात की जाएगी, यहाँ से कि कितना हो जाएगा, तो बताओ तो ये वाला लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा। जो लेंथ यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ यही लेंथ हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये मैंने R परपेंडिकुलर लिख दिया। यही होता है कहानी इसका। तो जब आपको टॉर्क लिखना होगा तो बताइए टॉर्क के लिए अब आप क्या दीजिएगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन mL/(T)⁻², डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, L हो गया। तो इस तरह से अगर मैं टॉर्क की डायमेंशन की बात करूँगा तो ये mL²T⁻²² आ जाएगा। अब देखिए ये वर्क के डायमेंशन के बराबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं वर्क का डायमेंशन यहाँ लिखा है कि नहीं मैंने, mL²T-2। और यहाँ पर देखिए टॉर्क का डायमेंशन कितना आ गया है, देखिए तो mL²T-2 आ गया है। तो आप लिख सकते हैं ना, सेम एज डेट ऑफ वर्क के डायमेंशन के से ही मिल रहा है ये टॉर्क का भी डायमेंशन। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आइए एंगुलर इम्पल्स। कोई भी डायमेंशन छूटना नहीं चाहिए जो अक्सर घुमा फिराकर क्वेश्चन में आ जाता है। एंगुलर इम्पल्स को J से दिखाते हैं। ओके, तो देखिए एंगुलर इम्पल्स क्या है। तो आपने वो फोर्स वाले में इम्पल्स पढ़ा था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पढ़ाया था। आप देखिए यहाँ पर इम्पल्स बराबर क्या पढ़ाया था, फोर्स इनटू टाइम पढ़ाया था। तो अब ज़रा देखो इम्पल्स को अगर एंगुलर इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये क्या मिलेगा हमें। तो एंगुलर इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, एंगुलर इम्पल्स जिसे आप J कह रहे हो, तो देखो नॉर्मली इम्पल्स जो होगा हमारा, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल इम्पल्स का, तो इम्पल्स होगा फोर्स इनटू टाइम। ओके, लेकिन यहाँ पर एंगुलर लग गया, मतलब ये रोटेशन में है। तो रोटेशन में जो काम नॉर्मली फोर्स करता है, रोटेशन में वही काम टॉर्क करता है। ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। जो काम फोर्स का होता है रोटेशनल मोशन में, वही काम टॉर्क का होता है। तो अब फोर्स की जगह पर यहाँ पर आप क्या लिखिएगा बताइए, तो टॉर्क लिखिएगा। टॉर्क इनटू टाइम दे दीजिए, काम ख़त्म हो गया। तो एंगुलर इम्पल्स J का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, mL²T⁻², और ये T हो गए। तो बता दीजिए एंगुलर इम्पल्स की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, mL²T⁻⁻1। ये एंगुलर इम्पल्स की डायमेंशन है, इसको मिटा दिया जाए। चलिए देखिए तो कितनी आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। टाइम तो बराबर लग रहा है और काफ़ी टाइम लग रहा है हम लोगों को, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना बहुत है बाबू।
11th क्लास में। 2 साल में इतना ज़्यादा पढ़ना है कि हम लोगों को अच्छे से पढ़ने के लिए तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। टाइम नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन। ये मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन, ये मैंने लिख दिया। इसको आपने पढ़ा होगा, कैपिटल जी से दिखाते हैं, क्लास 9th में आपको सिखाया गया होगा। तो है क्या ये, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 मास है ना, m1 और m2, और ये 2 मास कितने डिस्टेंस पर हैं, r डिस्टेंस पर हैं। तो इन दोनों के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो आपने पढ़ा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू क्या होता है, G इंटू m1 इंटू m2/r² होता है। तो अगर यहाँ से आपको G के लिए लिखना होगा, G इंटू m1 इंटू m2 इंटू r² इज इक्वल टू F होगा। तो जब हम लोग G के लिए लिखेंगे तो बताइए, तो G के लिए डायरेक्टली क्या आ जाएगा रिस्पॉन्स, तो G इज इक्वल टू आ जाएगा F इंटू r² m1 इंटू m2। ये आ गया हमारे पास। अब डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन निकालना है तो अब हम लोग क्या करेंगे डायमेंशन निकालने के लिए। तो यहाँ से देखिए, डायमेंशन के लिए क्या किया जाएगा, G डायमेंशन के लिए अगर मैं G लिखूंगा तो बता दीजिए, तो G इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन ml/t-2, डिस्टेंस है l² दे दिया, और फिर उसके बाद मास है ना, ये यहाँ m लिखिए, ये भी मास है, यहाँ m लिखिए। बताइए m से m कैंसिल हो गए। तो अगर हम लोगों को G की डायमेंशन देनी है तो G की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m⁻⁻1, ये l पर पावर 3 आ गया, ये t पर पावर -2 आ गया। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन का डायमेंशन आ गया। नेक्स्ट आइए, मान लीजिए कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसकी हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला देनी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। बहुत लंबी लेक्चर चली गई है, अब यही ग्रेविटेशन वाला पार्ट करने के बाद फिर मैं छोड़ दूँगा, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें बताऊँगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ समझ लीजिए ये क्या है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोगों ने यहाँ से ये एक सर्कुलर रीजन दे दिया है ना, तो सर्कुलर रीजन दे दिया और यहाँ पर ठीक सेंटर पर कोई मास रखा हुआ है, मान लीजिए ये हमारा मास है, ठीक है ना, कैपिटल M मास रख दिया। तो ये कैपिटल M का सराउंडिंग है, मतलब ये इस मास का सराउंडिंग है। कैसा सराउंडिंग है, तो अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी मास अगर यहाँ पर है, इस सराउंडिंग के अंदर में है, तो ये जो मास है ना, जिसे हम लोग कैपिटल M कह रहे हैं, ये फट से इस अपनी तरफ इसको खींच लेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा देगा। फोर्स लग गया यहाँ पर, F फोर्स लग गया ये छोटे वाले मास पर। लेकिन अगर यही छोटा वाला मास जो हमारा है वो इस सर्कल के बाहर हो, इस रीजन के बाहर हो, तो यहाँ पर अब जो फोर्स आएगा वो फोर्स इतना नेग्लिजिबल होगा कि इसका एहसास भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये जो स्फेरिकल बाउंड्री दिख रही होगी आपको, येलो कलर की सर्कुलर बाउंड्री दिख रही होगी, बाउंड्री के अंदर का जो रीजन होता है ना, तो बाउंड्री के अंदर का रीजन ही हमारा क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। तो ये बाउंड्री के अंदर का रीजन फील्ड है। तो अगर ये स्मॉल मास जिसे आप ब्लू डॉट से दिखा रहे हो, तो अगर ये ब्लू वाला डॉट इस फील्ड के अंदर में कहीं भी रहेगा
तो कैपिटल M, जिसे हम लोग रेड डॉट से दिखा रहे हैं, तो ये कैपिटल M मास इस ब्लू वाले मास को अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर ये ब्लू वाला मास इस सर्कुलर रीजन या इस स्फेरिकल रीजन के बाहर रहेगा तो रेड वाले मास का, कैपिटल M मास का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, जो स्फेरिकल शेप की, फिगर में तो सर्कुलर दिख रहा है, जो ये स्फेरिकल बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री के अंदर का रीजन आपका क्या है, फील्ड है, और फील्ड के बाहर की रीजन जो है वो हमारी इन्फिनिटी कहलाती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इन्फिनिटी क्या है, तो फील्ड के बाहर की रीजन इन्फिनिटी है। इसी फील्ड की जब हम लोग मेज़रमेंट करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इस फील्ड की मेज़रमेंट की बात करते हैं, तो फील्ड की मेज़रमेंट मतलब मैथमेटिकली आप पढ़िएगा इसको, तो मेज़रमेंट को ही हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। इसे ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ई से। और ये ई होता क्या है मैं बताऊं, तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये फोर्स, ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड at any point in given gravitational field, ये हो जाएंगे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, फिगर में आप देख रहे हैं, एक बार फिर से वही फिगर मैं बना लूँ, तो फिगर में ये हमारा क्या है, एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर का रीजन आपका क्या कहला रहा है, फील्ड कहला रहा है, और सेंटर पर एक मास हमने हेवी मास ले लिया है M, और इस फील्ड के अंदर एक छोटा सा मास यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। सेंटर पर अगर बात करते हैं तो सेंटर पर हमारे पास एक हेवी मास है ना। इस हेवी मास को हम लोगों ने किससे दिखा दिया, तो M से दिखा दिया। ये जो सेंटर पर हेवी मास है M मान लीजिए, और फर्दर यहाँ पर आप यहाँ पर एक छोटा सा मास ले सकते हैं, इस मास को M ले लीजिए। तो ये लाल वाला मास जो है, जो हेवी मास है, इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, मान लीजिए F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बताइए, तो अगर मुझे लिखना होगा तो मास M पर कितनी फोर्स लग रही होगी, तो ये F फोर्स लग रही है। तो अगर मैं यूनिट मास की बात करूंगा तो यूनिट मास पर कितनी फोर्स लगेगी, F/m फोर्स लगेगी ना यूनिट मास पर। तो यूनिट मास पर हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा लगने वाला है F/m। यूनिट मास पर जो फोर्स हमारा लगने वाला है वो F/m लगने वाला है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम लोगों को इंटेंसिटी देना ही है ना, तो इंटेंसिटी यही हो गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F/m। ये मिल गया। हमें तो डायमेंशन चाहिए, तो जब आप इसके ऐसा यूनिट की बात कीजिएगा तो इसकी ऐसा यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, मास की यूनिट क्या होती है, kg, न्यूटन पर kg आ गया। और डायमेंशन के नज़रिए से अगर बात कर लिया तो बताइए, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, तो डायमेंशन आ जाएगा हमारा, फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया, mL/t-2 है ना। और फिर उसके बाद मास की डायमेंशन क्या आ गई, m से m हटा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन L/t-2 है। ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर मैंने पढ़ाया है, अगर आप ये डायमेंशन देखिएगा तो ये एक्सीलरेशन की डायमेंशन से के सेम है ना, सेम एज एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन इतना ही होता है। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गया। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बाद लास्ट टॉपिक आज की क्लास की,
फिर बाकी डिस्कशन हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसे हम लोग वी से दिखाते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है समझते हैं इसे हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि ये हम लोगों ने एक ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन दिखा दिया। ओके, अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में यहाँ पर ये जो मास है ना, ये आपका मेन मास है m, जिसकी वजह कर फील्ड है। तो ये जो m है हमारा, ये m मेन मास है। मेन मास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो फील्ड देख रहे हैं आप, जिसे स्फेरिकल रीजन में मैंने दिखाया है, ये हमारा फील्ड इसी मेन मास की वजह कर डिफाइन हो रहा है। अब मान लिया जाए कि अगर मैं यहाँ से इस मास को यहाँ रखता हूँ, तो बताओ, तो ये मास अभी तो इन्फिनिटी पर है ना। जब ये इन्फिनिटी पर है तो कोई फोर्स तो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो ये तुम देख रहे हो, ठीक है। तो इन्फिनिटी से हम लोग इसे जो है फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये मास जैसे ही फील्ड पर यहाँ आया, इस पॉइंट पर आया ए पर, तो आप देखना तो ए पर आया तो इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगा है ना, क्योंकि ये इसके फील्ड के अंदर आ गया। तो फील्ड के अंदर आ गया तो ये फोर्स इस पर काम करने लगा, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर मान लीजिए कि ये और डिस्प्लेस होकर किसी और लोकेशन पर आ जाता है। ए से डिस्प्लेस होकर, मान लीजिए ये ए से डिस्प्लेस होकर बी पर आ गया, ठीक है। तो अब बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ पर। तो पता ये चला कि जब ये ए से बी पर आ रहा है, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा दूँ, ए से ये कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था और साथ ही साथ आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो आप बोलिएगा हाँ, हो तो रहा था। तो अब बताइए, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क हुआ ना यहाँ पर। तो इसका मतलब है वर्क इज़ डिफाइंड। वर्क इज़ डिफाइंड when a mass is moved from infinity to a particular position in given field। ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने ये दिखाया, सारांश अगर लेंगे ऊपर वाले डिस्कशन का, तो हमारा सारांश यही हो जाएगा कि अगर कोई मास m है और इस मास को इन्फिनिटी से इस मेन मास के फील्ड में किसी भी पॉइंट पर लाकर रखा, तो यहाँ से अगर आपने यहाँ लाकर रखा तो वर्क डिफाइन हो रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते किसे हैं। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूँगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ना, ये v होता क्या है। तो ये तो पता है कि आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क डन हुआ है। यूनिट मास पर कितना वर्क हुआ, आपने कौन सा मास लाया है, ये मास लाया स्मॉल m। तो अब ये आपका यूनिट मास, मतलब अगर मास 1 किलोग्राम वैल्यू की है तो कितना वर्क हुआ, उसे ही हम लोग पोटेंशियल कहेंगे। तो अब बताइए, तो पोटेंशियल को अगर लिखना होगा तो ये W/m हमारा हो जाएगा पोटेंशियल का फार्मूला। इसकी यूनिट, तो बताइए यूनिट क्या आ जाएगी, जूल, और मास का क्या होता है, kg, जूल पर kg हो गया। डायमेंशन के नज़रिए से अगर हम लोग बात करते हैं, तो डायमेंशन के नज़रिए से देखिए यूनिट क्या हो जाएगा। तो वर्क की यूनिट कितनी होती है, तो वर्क की यूनिट होती है ml² t-2, और मास की यूनिट होती है m से m को हटा दीजिए। तो इस तरह से अगर हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे ना, तो हमारे पास जो डायमेंशन हो जाएगा पोटेंशियल का, वो l² t-2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो एक निचोड़ है आज की पूरी डिस्कशन का कि 2 डायमेंशन आप याद रखिएगा, बहुत ही काम का डायमेंशन है।
एक हमारा फोर्स का है, फोर्स हमारा mLT-2 होता है, और एक हमारा जो है वो वर्क का है, और वर्क का डायमेंशन जो होता है वो mL²T-2 होता है ना। तो ये मैंने आज की क्लास आप लोगों को दे दी। काफ़ी फिज़िकल क्वांटिटी आज की क्लास में मैंने सिखा दी है आप लोगों को। एक आइडिया मिल गया होगा हम सभी लोगों को कि डायमेंशनल फार्मूला निकाला कैसे जाता है ना। कल की क्लास में और भी बहुत कुछ सिखाने लायक है, वो सारी चीज़ें मैं 2 से 3 लेक्चर में जो है ना डायमेंशन की वो आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो जब कभी आप भूलिएगा एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो रखते हैं, बहुत टाइम हो गया है ना, काफ़ी देर तक आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, पढ़ते रहे, समझते रहे, मेहनत कीजिए और एक एक चीज़ बारीकी से समझ के चलिएगा ना। तो अगर कंसेप्ट आपका बहुत ही फंडामेंटल लेवल से क्लियर है ना, तो हाई लेवल के न्यूमेरिकल को भी समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर फंडामेंटल ही आपका डामाडोल है तो फिर आगे की चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। ओके, तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों को YouTube पर एक रिवीजन क्लास के फॉर्म में मैं देता रहूं, ताकि जो चीज़ें आप अपने मेन क्लासरूम लेक्चर में पढ़ते हैं, अगर वो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो थोड़ा सा YouTube पर आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको वो सारी चीज़ें वापस मिल जाएं यहाँ पर, है ना। तो एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।